हेलो स्टूडेंट, एक पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी 2 पद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से जो आपको आएगा उसको कर लीजिएगा। उससे संबंधित 5 प्रश्न दिए रहेंगे। जैसे दिया है, कोई प्यारा कुसुम कमलहा गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखिए, मतलब शीर्षक का नाम किस पाठ से, तो ये शीर्षक हो जाएगा इसका पवन दूतिका। पद्यांश के पहले चैप्टर पवन दूतिका से लिया गया है। और जो इसमें लेखक नहीं, इसमें कवि रहेंगे। पद्यांश में कवि होते हैं, गद्यांश में लेखक। इसमें कवि का नाम लिख देंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा दिया है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा ने अपनी तुलना किससे की है। तो यहाँ क्या है, कोई प्यारा कुसुम कमला गेह में जो पड़ा, तो प्यारे चरण पर ला डाल देना तुम उसी को। जो राधा है वो पवन दूतिका से कह रही हैं, राधा जो है अपनी तुलना मुरझाए हुए एक सुंदर पुष्प से करती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है इसको व्याख्या करना, कोई प्यारा कुसुम कमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। प्रस्तुत पद्यांश में राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, तुम्हारे कुसुम मतलब पुष्प, कुमला मतलब मुरझाया हुआ, गेह में मतलब घर में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जब तुम जाना और श्री कृष्ण के घर पर पहुंचना, तो उनके घर में अगर कोई मुरझाया हुआ सुंदर सा पुष्प पड़ा हो, तो उनके चरणों पर उसको रख देना। तो इसका व्याख्या। चौथा पूछा है, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहती है। तो यहाँ क्या, म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है, फूल से एक बाला। अर्थात मतलब जो है राधा श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को चूमना चाहती हैं। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं। तो राधा जो है पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से अपनी विरह दशा को बताने का प्रयास करती हैं कि इस मुरझाए हुए पुष्प को देखकर शायद श्री कृष्ण को मैं याद आ जाऊँ, मेरी व्यथा उनको समझ में आ जाए कि मेरा क्या हाल होगा उनसे बिछड़ने का। यह आपको दूसरा पद्यांश दिया है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह, भूमि के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो पहला प्रश्न दिया, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ वही पाठ का शीर्षक किससे लिया गया है। ये शीर्षक का नाम अभिनव मनुष्य लिख देंगे और लेखक का नाम लिख देंगे रामधारी सिंह दिनकर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। तो दूसरा पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज मोह स्मृति के पार। तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, सावधान हो जाओ मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार। वो कह रहे हैं कि यदि विज्ञान तलवार है तो इसको आप फेंक दो, इसके मोह को यादों के पार में इसके मुँह को यादों में भुलाकर इसको फेंक दो। अगर ये तलवार है, आपके लिए हानिकारक है, तो आप इसे फेंक दो। नंबर 3 जो है, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। तो तीसरे का उत्तर ये हो जाएगा कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को यह चेतावनी दी है कि हे मानव, यदि तू अभी सावधान नहीं हुआ तो तुझे इस विज्ञान के दुष्परिणाम को भोगने पड़ेंगे, इसलिए तू सावधान हो जा। चौथा पूछा है, पद में फूल और कांटों से क्या तात्पर्य है। जैसे दिया, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं है पहचान। फूल और कांटों का मतलब ये है कि अपने भले और बुरे, अच्छा और बुरा, इसका आप लिख सकते हैं। फूल का अच्छा लिख सकते, कांटों का मतलब बुरा।
कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग करने से क्यों मना किया? कवि ने विज्ञान रूपी तलवार को प्रयोग करने से मना इसलिए किया है कि अगर हम इस विज्ञान का प्रयोग अपनी मनमानी ढंग से करते हैं तो हमें इसका होगा, तो मनुष्य को विज्ञान के प्रचंड प्रभाव से बचने के लिए कवि उसको सावधान कर रहे हैं कि इसे मनमानी ढंग से अगर आप विज्ञान का इस्तेमाल करोगे तो आपको स्वयं ही हानि पहुंचेगी। नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो 3 लेखक दिए हैं आपके गद्यांश में, 6 चैप्टर हैं, तो 6 में से 3 लेखक दिए रहेंगे, 3 में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है 80 शब्द में और उनकी कृतियों को लिखना है। उनका साहित्यिक परिचय का 3 नंबर मिलता है और कृतियाँ लिखने पे 2 नंबर, 5 नंबर का आता है। तो साहित्यिक परिचय मतलब वही जीवन परिचय, और जीवन परिचय में पहले आपको जीवन परिचय लिखना होता है, साहित्यिक योगदान फिर लिखना होता है, फिर रचनाओं में जितना उनकी लेखक की रचनाएं होती हैं उसके बाद साहित्य में स्थान लिखने होते हैं, तब जाके आपको 5 नंबर मिलता है। 6 वाला दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसमें भी सेम 3 दिया है, तीनों में से किसी एक का जो आपको आए। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिलीश्वर गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जिसका भी आपको याद हो उनका जीवन परिचय, उनकी कृतियाँ, उनका साहित्य में स्थान। नंबर 6 में आते हैं, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द लिखने होंगे, ये भी 5 मार्क्स का ही है। या आपको लिखना होगा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, उसमें भी 80 शब्द अधिकतम शब्द सीमा, और ये भी 5 नंबर का ही है। तो कहानी आपको 5 नंबर का आता है, तो या तो कहानी का उद्देश्य आता है या कहानी का सारांश, जैसे यहाँ पंचलाइट कहानी का सारांश लिखने का है, तो आपको जो भी याद हो लिख लेना है। कई आपकी बुक में कहानियाँ दी हैं, लाठी है, ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है और भी बहादुर है, सब कहानियों को आप लोगों को पढ़ लेना है, उन सब का सारांश का मतलब यही होता है कि जितना भी कहानी में शुरू से अंत तक है उसका एक निचोड़ आपको लिखना होता है, छोटे रूप में आपको बताना होगा, क्योंकि अधिकतम शब्द 80 शब्द ही लिखना है, तो आपको एक सारांश उसका छोटे रूप में कहानी के शुरुआत से अंत तक उसका निचोड़ आपको लिखना है। और उद्देश्य में आपका ये नहीं है कि लाठी कहानी या ध्रुव यात्रा कहानी चाहे जिसका उद्देश्य लिखना है तो सिर्फ उद्देश्य हेडिंग डाल दिए लिख दिए, ये नहीं, उद्देश्य में भी आपको 3 हेडिंग डालना होता है। एक आपको लिखना होता है, उसमें भी आपको 3 हेडिंग लिखना होता है, पहला शीर्षक, दूसरा कथानक, तीसरा उद्देश्य। कि जैसे कि आप लाठी का लिख रहे हो तो लाठी का शीर्षक क्या है मतलब उसका शीर्षक कैसा है, संक्षिप्त है, सरल है, आकर्षक है, कि शीर्षक को देखकर ही कहानी को पढ़ने का मन कर देता है, ऐसा ही उस शीर्षक के बारे में कुछ लिखना रहता है, शीर्षक पढ़ते ही उस कहानी को पढ़ने की जिज्ञासा होती है, लाठी कौन है, कहाँ की लाठी है, तो ये शीर्षक में आपको लिखना होता है इस तरीके का। उसके बाद कथानक में जो इस कथा को कह रहा हो उसके बारे में, फिर उद्देश्य कि जो लाठी कहानी है इसका उद्देश्य क्या है। पेज नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोगों का 7वां प्रश्न जो दिया है, 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दें। ये भी आपका 5 नंबर का होता है और इसमें से 6 पार्ट रहते हैं, 6 पार्ट का दिया रहता है, उसमें से हम लोग सब हर जिले का अलग अलग रहता है। तो आप लोग अपने विषय अध्यापक से पूछ लीजिएगा कि सर हमारे ज़िले का कौन सा खंड काव्य है, उसी खंड काव्य का पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको उसी खंड काव्य से ही लिखना रहता है, एक खंड के प्रश्न को उत्तर दीजिए। जैसे कि हम लोगों का जो जिला है, ये प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है, ये त्यागपति खंड काव्य जो है ये हम लोग के ज़िले में आता है। ऐसे ही आप लोगों के ज़िले में जो आता हो अपने विषय अध्यापक से पूछ लीजिएगा, या किताब में खुद लिखा रहता है कि कौन कौन से ज़िले के लिए
तो जैसे त्यागपति खंडकाव्य की कथा संक्षेप में लिखिए या त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको जो भी अच्छा लगे। जैसे त्यागपति कथा जो है इसमें 5 सर्ग हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, या उसको लिखिए या इसके जो नायक हैं हर्षवर्धन उनका चरित्र चित्रण कि ये नायक हैं कैसे हैं, आदर्श पुत्र हैं, भाई हैं, आदर्श राजा हैं, जो भी हेडिंग डाल के आप 5-6 हेडिंग डाल के आप पूरा इनका चरित्र चित्रण कर। और आपका देखिए नंबर 8वां जो प्रश्न दिया है खंड ख आ जाइए। खंड क आपका समाप्त हो चुका है, खंड ख में आ जाइए। जैसे कि 8वां दिया है 8वें का क, इसमें संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश 2 होते हैं। संस्कृत का जो गद्यांश दिया 2 गद्यांश दिए रहेंगे, दोनों में से किसी एक गद्यांश का आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। संदर्भ के 2 नंबर मिलेंगे और अनुवाद के 5 नंबर, 7 नंबर आपका गद्यांश से आता है। जैसे मयूरे अद्यापि तावन्मे बलम न पश्यसि इति अति गर्वेण लज्जास्तक्त्वा तावन्महतः शकुनि संघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुमारब्धवान् च प्रतीच्छन्नोऽभूत् सुवर्णराजहंस लज्जितः अस्य न हि अस्ति न बर्हाणां समुत्थाने लज्जा नास्य गत्रपाय स्वदुहित्रं दास्यामि इत्यकथयत्। तो ये आपका संस्कृत गद्यांश के जातक कथा पाठ से लिया गया है। उसमें 2 रहता है टॉपिक, एक उलूक जातकम, एक नृत्य जातकम। तो ये नृत्य जातकम से लिया गया है। इसका संदर्भ तो ये जो है नृत्य जातकम से लिया गया है। इसका संदर्भ लिख देंगे, आप लोग लिख देंगे कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के नृत्य जातकम शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है, गद्यांश है। और हमारी पाठ्य पुस्तक इसमें संस्कृत दिग्दर्शिका आपकी पाठ्य पुस्तक है, जातक कथा पाठ है और नृत्य जातकम आपका शीर्षक है। तो इस तरीके से आप इसका संदर्भ लिख दोगे और फिर इसका अनुवाद आपको लिखना है। मयूरे अद्यापि तावन्मे बलम न पश्यसि इति गर्वेण। मोर ने यह कहते हुए कि आज भी तुम मेरा बल नहीं देखती हो, अर्थात अभी तुमने मेरा पराक्रम देखा ही कहाँ है। मयूर मतलब मोर, अद्यापि मतलब आज भी, तावन्मे मतलब तुमने, बलम मतलब बल न मतलब नहीं, पश्यसि माने देखते हुए, इति माने यह, अति गर्वेण मतलब कहते हुए, लज्जांश में लज्जा पूर्वक, त्यक्त्वा मतलब देखा, तावन्महतः शकुनि संघस्य मध्ये पक्षो प्रसारय नार्तितुमारब्धवान् च प्रतीच्छन्ति। मयूर यह कहते हुए कि अभी तुमने मेरे बल का पराक्रम देखा ही कहाँ है, ऐसा कहकर लज्जा पूर्वक वो इतनी पक्षियों की सभा में नाचने लगता है। बड़े गर्व से निर्लज्जता पूर्वक उस बड़े पक्षी समुदाय के बीच अपने पंख को फैलाकर निर्लज्जता पूर्वक नाचने लगता है। सुवर्ण राजहंस लज्जित है, जो राजहंस थे वो लज्जित हो, सुवर्ण राजहंस लज्जित होकर बोलते हैं, इसे तो न अंदर का संकोच है और न ही पंखों को उठाने में संकोच है। सुवर्ण राजहंस लज्जित है, लज्जित होकर अस्य न ही, इसे न ही, अस्ति न बर्हाम समुत्थाने लज्जित, इसे न ही अंदर का संकोच है न ही अपने पंखों को बाहर उठाने में, नास्य गत्रपाय स्वदुहित्राम दास्यामि इत्यकथयत्। इस निर्लज्ज को मैं अपनी स्वदुहित्राम मतलब अपनी दुहित्री पुत्री दास्यामि दूंगा, इत्य मने यह कथन में कहकर, नास्या मतलब नहीं, मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री को नहीं दूंगा। उन्होंने ऐसा कहा कि यह मेरी पुत्री से विवाह योग्य नहीं है। यह 8वां में जो दिया है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत् परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवैव आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमानाश्चापश्यत् तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहायश्च अकरोत्। प्राणिसेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितोऽपि महामना मालवीय स्वयशो अमूर्तिरूपेण प्रकाशं वितरन् अन्धे तमसि निमग्नान् जनान् सन्मार्गं दर्शयन् स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित हो। ये जो आपके संस्कृत दिग्दर्शिका गद्यांश का आखिरी पार्ट जो है महामना मालवीय उससे लिया गया है।